जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में स्टार्ट होता है, उसके पीछे रीजन्स कौन कौन से थे। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि ये जो रिवॉल्यूशन 1789 में स्टार्ट होता है, ये कैसे स्टार्ट होता है और इसका आउटकम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। लुईस 16 1774 में किंग बनते हैं और इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है वहाँ की इकोनॉमी को लेकर के। और इसी बीच इन्होंने अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट कराने में, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो लोन का बर्डन है वो और भी बढ़ जाता है। लुईस 16 का सोर्स ऑफ इनकम वहाँ के लोगों से मिलने वाला एक टैक्स ही था और वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इनके पास एक ही ऑप्शन था कि जो इनको टैक्स मिल रहा है वो टैक्स और ज़्यादा मिले। इसको लेकर के लुईस 16 क्या करते हैं कि वहाँ के टैक्स जो थर्ड स्टेट से इनको मिल रहा है उसको बढ़ाने की बात कहते हैं। लुईस 16 अकेले ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि हमको वहाँ का टैक्स क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि फ्रांस में एक सिस्टम चलता है कि कुछ प्रोसीजर को फॉलो करना होगा अगर किसी भी किंग को टैक्स बढ़ाना है तो लुईस 16 को भी उस प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। वो प्रोसीजर क्या था? तो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है कि लुईस 16 को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होगी और अगर स्टेट जनरल ने किंग की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया तो किंग ईजिली क्या कर सकते हैं कि नया टैक्स बढ़ा सकते हैं, यानी कि किंग नए टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टेट जनरल की जो मीटिंग बुलाई जाने वाली है, ये स्टेट जनरल बेसिकली है क्या। तो 5 मई को लुईस 16 स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाते हैं। स्टेट जनरल की जब मीटिंग बुलाई जाती है तो इसमें क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि स्टेट जनरल बेसिकली है क्या। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें जो मेंबर्स होते हैं वो फ्रांस में जो सोसाइटी है जिसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इस सोसाइटी के तीनों स्टेट के मेंबर्स इस स्टेट जनरल की मीटिंग में आते हैं और वोटिंग करके पास करते हैं नए टैक्स को। फिर किंग उस नए टैक्स को इम्पोज कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है 5 मई को लुईस 16 के द्वारा। ये स्टेट जनरल की मीटिंग वर्साई में होने वाली है। वर्साई को बहुत ही धूमधाम से सजाया गया है क्योंकि नया टैक्स इम्पोज होने वाला है। तीनों स्टेट के लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। फर्स्ट स्टेट ने अपनी तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। सेकेंड स्टेट ने भी अपनी तरफ से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है। थर्ड स्टेट में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स सभी लोग आते हैं। तो थर्ड स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स में इस मीटिंग में क्या किया है कि एजुकेटेड लोगों को भेजा है और एजुकेटेड लोग थर्ड स्टेट की तरफ से इस मीटिंग में आए हैं। स्टेट जनरल की मीटिंग में पीजेंट्स को, वेमेन को और साथ साथ वहाँ के सर्वेंट्स और आर्टिसंस को ये लोग अलाउ नहीं थे कि स्टेट जनरल की मीटिंग में ये लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो 5 मई को स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई है और इसमें फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हुए हैं। लुईस 16 स्टेट जनरल के सामने अपनी बात को रखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन का ये हाल है और हमको क्या करना होगा कि टैक्स को बढ़ाना होगा। तो चलिए समझते हैं। ये किंग हैं और इधर मेंबर्स बैठे हुए हैं इनके सामने। ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट स्टेट के लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये सेकेंड स्टेट के लोग हैं, ये लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने। थर्ड स्टेट के लोगों को वहाँ पे बैठने का परमिशन नहीं था, इसलिए ये लोग इनके पीछे खड़े हुए थे। 300 ये, 300 ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट के, और 600 जो मेंबर्स हैं थर्ड स्टेट के, वो इनके पीछे खड़े होते हैं। किंग ने अपनी बात रखी। तो किंग ने जब अपनी बात रखी तो किंग की बात को ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो वोटिंग से तय होता था।
और वोटिंग सिस्टम वहाँ का बड़ा ही सिंपल था कि अगर 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इस मीटिंग में, तो तीनों स्टेट के पास कितना वोट होगा, तो सिर्फ एक एक ही वोट होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेट के पास 1 वोट, सेकंड स्टेट के पास 1 वोट और थर्ड स्टेट के पास 1 वोट। और टैक्स कौन पे कर रहा है, तो थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट पे टैक्स लगने वाला है। अगर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों ने परमिशन दे दिया या फिर वोट कर दिया किंग के फेवर में, तो फिर ये टैक्स क्या हो जाएगा, इम्पोज हो जाएगा। थर्ड स्टेट जो है ये एक ही वोट कर पाएगा, लेकिन जीतेंगे यही लोग, तो किंग इजीली टैक्स को इम्पोज कर सकते हैं। बस ये सिस्टम था कि इन लोगों की भी बातों को क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, थर्ड स्टेट की भी बातों को सुना जाएगा। थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं ये लोग इस टाइम पे एजुकेटेड हो चुके हैं, क्योंकि हमने एक रीज़न देखा था, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, जिसने बहुत सारे फिलोसफर्स की थ्योरी को पढ़ करके समझ लिया था बहुत सारे प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को समझ लिया है, रिपब्लिक के प्रिंसिपल को समझ लिया है, स्टेट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होने चाहिए, ये सब ने सभी के बारे में इन लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये लोग कहते हैं, थर्ड स्टेट के लोग, कि सबसे पहले किंग से, कि सबसे पहले ये जो वोटिंग सिस्टम बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस वोटिंग सिस्टम को हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। यानी इनकी डिमांड थी, थर्ड स्टेट की डिमांड थी कि अब से जो वोटिंग है वो वोटिंग कैसे होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि वोटिंग नाउ शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। अब देखते हैं हम लोग, इनका कहना ये है कि जो मीटिंग है वो सभी असेंबली के मेंबर्स के द्वारा होनी चाहिए, एंड ईच पर्सन या फिर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। यानी कि ईच मेंबर के पास कितना वोट होगा, तो एक एक वोट होगा। फिर से समझा देते हैं, पहले क्या था कि स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों स्टेट के लोग आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों के पास जो वोट था वो सिर्फ एक एक वोट था। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि इस बार जो वोटिंग होगा वो असेंबली एज अ होल होगा, मतलब कि सारे के सारे असेंबली के मेंबर्स के द्वारा होगा और हर मेंबर के पास में एक वोट होगा। यानी कि 300 अगर फर्स्ट स्टेट के लोग हैं, सेकेंड स्टेट के मेंबर्स अगर 300 हैं और थर्ड स्टेट के मेंबर्स अगर 600 हैं, तो इन सभी को काउंट कर लिया जाएगा तो हो जाएगा 1200। यानी कि जो वोटिंग होगी, वोटिंग जो होगी, अब वोटिंग कितनी होगी, तो 1200 होगी। अब पहले क्या था कि ईच स्टेट हैज़ 1 वोट, इसका मतलब कि वोट कितने होंगे, तो 3 होंगे, जिसमें से 2 वोट मिल जाएंगे किंग के फेवर में, तो किंग इजीली क्या करेंगे, टैक्स को इम्पोज कर लेंगे। लेकिन अब कितना है, 1200। जैसे ही ये लोग अपनी बात को किंग के सामने रखते हैं, किंग इनकी बातों को रिफ्यूज़ कर देते हैं, बोलते हैं कि हम इस बात को डिनाई कर रहे हैं। जैसे पहली परंपरा चली आ रही है वैसे ही अभी की परंपरा चलेगी। थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये लोग जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन लोगों ने अचानक से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात क्यों करने लगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक बुक को डिस्कस किया था जो रूसो ने लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने इस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को डिस्कस किया हुआ है। ये लोग उसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि ईच मेंबर्स शुड हैव 1 वोट। अब जैसे ही किंग ने इन लोगों की बातों को डिनाई कर दिया, इनकी डिमांड को डिनाई कर दिया, ये लोग क्या होते हैं कि इस मीटिंग को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब कि इस मीटिंग को छोड़ करके उस महल से आगे निकल जाते हैं, नहीं छोड़ के निकल जाते हैं उस महल को, और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं ये लोग, तो किंग के खिलाफ कर रहे हैं कि किंग अपने मन से हम लोगों पे टैक्स क्या कर रहे हैं, थोप रहे हैं, और हम ही लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं, जिसकी वजह से किंग अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग की इकोनॉमिक कंडीशन को क्या कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। यहीं से रिवॉल्यूशन की शुरुआत होनी दिखती है हम लोग को। थर्ड स्टेट में जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन लोगों के साथ में अगर देखें हम लोग, तो जो पीजेंट्स, आर्टिसंस और वेमेन जो स्टेट जनरल की मीटिंग में अलाउ नहीं होते हैं, वो लोग भी इनके साथ में हो आते हैं और फिर सड़कों पे प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं और डिमांड करते हैं कि हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारे मोनार्च हैं, जो हमारे किंग हैं, इनके पावर को क्या करना होगा, लिमिट करना होगा।
नहीं तो ये अपने मन से कोई भी डिसीजन लेते रहेंगे और थर्ड स्टेट को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रोटेस्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और प्रोटेस्ट जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसके बाद में 20 जून 5 मई के बाद में 20 जून को क्या होता है कि पेरिस में जो वहाँ का टेनिस कोर्ट होता है उसके अंदर ये लोग जाते हैं और उस टेनिस कोर्ट को अपना एक ऑफिस बना लेते हैं। और जो भी मेंबर्स होते हैं थर्ड स्टेट के, ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप को पूरे के पूरे फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव डिक्लेयर कर देते हैं। यानी कि फ्रांस में जितने भी लोग हैं हम सभी लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब कि थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट जनरल की मीटिंग में गए हुए हैं वो लोग टेनिस कोर्ट के अंदर जा कर के अपने पूरे ही लोगों को मिला करके अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और शपथ लेते हैं कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि किंग के पावर को लिमिट करेंगे। इसको लेकर के इन्होंने क्या किया कि 20 जून को नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया थर्ड स्टेट के लोगों ने। थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट करने में फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के कुछ लोग जो थे वो लोग भी शामिल थे, जिसमें हम समझते हैं कि दो लोग थे। एक थे मिराबियो और एक थे आबेसाई। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के ये लोग थे, ये क्लर्गी फैमिली से बिलोंग करते थे और ये नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। इन दोनों लोग का मानना था, और भी कुछ लोग थे जिन लोगों ने इन फिलोसफर्स को पढ़ा था, जॉन लॉक, रूसो को, मॉन्टेस्क्यू को। इन लोगों का कहना था कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस, जो टैक्स फ्री फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट है, ये सब नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट तीनों स्टेट के लोगों को टैक्स देना चाहिए। और अगर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो प्रॉस्परस हैं, समृद्ध हैं, जो लोग रिच हैं, वो लोग अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो थर्ड स्टेट के लोगों को भी टैक्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी ऑलरेडी बहुत सारे गरीब हैं, गरीब किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, सर्वेंट्स हैं। तो इसको लेकर के मिराबियो और आबेसाई जो हैं, ये लोग क्या करते हैं कि इस नेशनल असेंबली में जो भी मेंबर्स होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, और उनको सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उनकी मीटिंग्स में ये लोग स्पीच भी देते हैं। आबेसाई जो हैं या आबेसिए जो हैं, ये क्या करते हैं कि इन्होंने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट के बारे में इन्होंने बताया था, थर्ड स्टेट के बारे में इन्होंने बताया था कि थर्ड स्टेट क्या है। बेसिकली थर्ड स्टेट के साथ में किस तरीके से जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है या फिर जो मोनार्च है, वो किस तरीके से इन लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रही है, इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो आबेसिए और मिराबियो ने इस नेशनल असेंबली को भी सपोर्ट किया था, और इन लोगों को एक सेंस में बोलें तो आइडियाज़ भी दिए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस होने चाहिए, और ये लोग भी नेशनल असेंबली का हिस्सा थे। तो इस तरीके से नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को ऑर्गेनाइज होती है, और वो डिसीजन लेती है कि हमको क्या करना है कि फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम मोनार्च के पावर को लिमिट करेंगे, और मोनार्च को भी अब क्या करना होगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। जो प्रोटेस्ट फ्रांस में भी चल रहा था, जो पेरिस में ही चल रहा था, जो वर्साई में भी हो रहा था, वो अब धीरे धीरे अलग अलग जगहों पे फैल गया था। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। यानी कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फूड की जो डिमांड होती है वो भी बढ़ जाती है, और फूड की डिमांड को अगर फुलफ़िल नहीं किया जाएगा तो वहाँ की जो प्राइस है फूड की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो जो नॉर्मल लोग हैं या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग उसको ईजिली परचेज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भूखमरी पड़ जाएगी। इसी को सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं, जो फ्रांस में अक्सर आया करता है। 1789 में ठंडी पड़ने की वजह से, ठंडी की वजह से वहाँ की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं,
जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है, पॉपुलेशन भी बढ़ गई है, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो चुकी है, और जिसकी वजह से जो फूड के प्राइसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, ब्रेड की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों की सैलरी में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होता है। सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो लोग ईजिली परचेज नहीं कर सकते हैं। और जो बेकरी शॉपकीपर्स थे वो लोग जमाखोरी शुरू कर देते हैं, होर्डिंग्स करना शुरू कर देते हैं कि हम सामान को और बचा के रखेंगे, लोग जब भूखे मरने लगेंगे तो हम और ज़्यादा महंगे रेट पे बेचेंगे। इसको लेकर के एक रिवॉल्यूशन जो पहले चल रहा था, ये क्या होता है कि और आगे बढ़ जाता है। कैसे, तो देखते हैं। बेकरी शॉप के सामने औरतों की लंबी लाइन लगी हुई है, वहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, सभी लोग हैं। होर्डिंग्स करने शुरू कर दिए हैं वो लोग। ईजिली ब्रेड को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और महंगे रेट पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लोग भूखे हैं। अचानक से गुस्साई भीड़ क्या करती है कि पूरे के पूरे दुकान पे हमला कर देती है और ब्रेड को लूटना शुरू कर देती है। और यहाँ से जो रिवॉल्यूशन, जो प्रोटेस्ट, अभी रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था 5 मई से स्टार्ट हुआ था, 20 जून को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। और फिर जो इधर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वहाँ के जो लोग हैं वो बिजी हैं, और इधर शहरों में सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुका है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बेकरी शॉप पे अटैक कर दिए हैं। इससे क्या होता है कि अब वहाँ पे जो किंग हैं वो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए अपने ट्रूप्स को क्या करते हैं कि पूरे के पूरे शहर में भेजना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टार्टिंग में ये सुना था कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन स्टेट ऑफ अलार्म। ये वही डेट है, 14 जुलाई 1789 को ही लोगों ने दुकानों पे अटैक करना शुरू कर दिया था और ब्रेड को लूटना शुरू कर दिया था। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि जब किसी को भूख लगती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। भूख लगी है, पैसे भी हैं, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हम इजीली उसको परचेज नहीं कर सकते हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि इजीली हमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और फिर ये जो इवेंट है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अलग अलग शहरों में फैल गया, जिसकी वजह से किंग ने अपने ट्रूप्स को क्या किया था कि पूरे के पूरे शहर में भेजना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब इसके बाद में बहुत सारे लोग जब देखते हैं कि किंग ने अपने ट्रूप्स को भेजा है, तो इनमें ये र्यूमर फैल गया कि ये लोग जो हैं, ये जो ट्रूप्स है, ये हमें ख़त्म करना चाहती है, शूट कर देना चाहती है। इसलिए किंग ने अपने ट्रूप्स को क्या किया है, भेजा है। ये गुस्साई भीड़ जो भूख को लेकर के ऑलरेडी गुस्सा है, ये किंग से भी गुस्सा हो जाती है और फिर क्या करती है कि बैस्टिल फोर्ट पे किंग के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने के लिए वेपन्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बैस्टिल फोर्ट पे अटैक कर देती है कि हमको जब वेपन्स मिल जाएंगे तो हम किंग के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करना शुरू कर देंगे। ये रिवॉल्यूशन शहरों से गांव तक भी फैल जाता है धीरे धीरे। किंग में जो गांव है, गांव में फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, और वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन लोगों ने क्या किया कि जो जिस तरीके से किंग अपने टैक्स को बढ़ा रहे थे, ये लोग भी टैक्स बढ़ाना शुरू करते हैं। तो वहाँ पे गांव में जो किसान हैं उनको भी एक र्यूमर मिल जाता है, उनके यहाँ भी एक र्यूमर फैल जाता है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि हमारी फसलों को नुकसान करने के लिए बहुत सारे लठैतों को बुलाया है। जो रिवॉल्यूशन शहर में स्टार्ट हुआ है वही रिवॉल्यूशन अब गांव में भी स्टार्ट हो जाता है। किसके अगेंस्ट? तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो नॉबल्स हैं, उनके अगेंस्ट। जो भी किसान हैं, जो भी छोटे बड़े किसान हैं, इन लोगों की जो ड्यूज़ होते हैं, यानी कि जो ऋण होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स लैंडलॉर्ड्स के पास होते हैं। इन लोगों को ये र्यूमर मिल गया, इन लोगों में ये र्यूमर फैल गया कि इन लोग हमारे फसलों को नुकसान करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, ये लोग भी अटैक कर देते हैं। किस पे? तो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स पे, नॉबल्स पे। बहुत सारे नॉबल्स कुछ मारे जाते हैं, बहुत सारे नॉबल्स जो है उनमें से किसी दूसरे देश भाग जाते हैं, यानी कि फ्रांस से अलग देश में भाग जाते हैं। अब ये रिवॉल्यूशन शहर से गांव तक फैल गया है, पूरे के पूरे शहर में फैल गया है, गांव में फैल गया है, यूँ कहें तो पूरे के पूरे फ्रांस में फैल गया है। किंग को भी कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि किंग ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशन को झेल रहे हैं, ऊपर से उनके अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया है। और किंग के पावर्स को लिमिट करने के लिए, मोनार्च के पावर को लिमिट करने के लिए क्या किया गया है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है नेशनल असेंबली के द्वारा, जो 20 जून को सेटअप की गई है।
वहाँ के थर्ड स्टेट के द्वारा। अब किंग क्या करते हैं कि एक डिसीजन लेते हैं इस पूरे के पूरे सिचुएशन को टैकल करने के लिए। ये क्या करते हैं कि जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली को ये बेसिकली परमिशन दे देते हैं कि नेशनल असेंबली क्या करेगी कि पूरे के पूरे फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, जो अभी वो करना शुरू कर दी है। और नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी, हम जो किंग हैं फ्रांस के, हम भी उसी के अंतर्गत, उसी के अंडर में क्या करेंगे, वर्क करेंगे, एक्शन करेंगे। तो नेशनल असेंबली को परमिशन प्रोवाइड हो गया है, किंग ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी है कि नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेगी। अब रिवॉल्यूशन कुछ हद तक शांत होता है। फिर इसके बाद में नेशनल असेंबली क्या करती है कि 4 अगस्त को कुछ डिसीजंस लेती है, जिसको हम समझ सकते हैं आउटकम के फॉर्म में, इस रिवॉल्यूशन के आउटकम के फॉर्म में। छोटे छोटे डिसीजंस हैं लेकिन बहुत बड़ी इसकी वैल्यू है। लुई 16 के ऊपर जो लोन का बर्डन होता है वो किस तरीके से रिमूव कुछ हद तक हो जाता है, ये हम समझते हैं। नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसी के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के हैं। ये पहला डिसीजन लेती है कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं क्लर्गी फैमिली को, कि ये लोग टैक्स नहीं देंगे, रिलीजियस टैक्स मिलेगा इनको, टाइद वगैरह, और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस फ्यूडल लोगों को मिले हुए हैं और नॉबल्स को मिले हुए हैं, ये सारे के सारे प्रिविलेजेस अब से अबॉलिश किए जाते हैं। यानी कि जो प्रिविलेजेस, जो राइट्स, जो अधिकार फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के मेंबर्स को मिला हुआ है, उन सारे प्रिविलेजेस को ये क्या कर देते हैं, अबॉलिश कर देते हैं अपने एक ऑर्डर के थ्रू। दूसरा लिख देते हैं इसको, अबॉलिश्ड स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट। दूसरा डिसीजन क्या लेते हैं, तो जो चर्च होते हैं, चर्च और चर्च की जो प्रॉपर्टीज होती है, नेशनल असेंबली उसको जब्त कर लेती है। यानी कि नेशनल असेंबली कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द थर्ड ऑफ द चर्च। ये दो बड़े डिसीजन होते हैं। इन दोनों डिसीजन का आउटकम क्या निकलता है, तो किंग के ऊपर जो लोन का बर्डन है वो 2 बिलियन लिब्रे से अधिक होता है, और चर्च की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने के बाद में, इंपाउंड करने के बाद में, जब्त करने के बाद में, सीज करने के बाद में, और स्पेशल प्रिविलेजेस जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिले हुए हैं, इन स्पेशल प्रिविलेजेस को अबॉलिश करने के बाद में नेशनल असेंबली को 2 बिलियन लिब्रे के आसपास में जो इकॉनमी है वो मिलती है। तो समझ सकते हैं कि किंग के सामने जो बहुत बड़ा चैलेंज होता है वो नेशनल असेंबली कैसे कुछ हद तक रिमूव कर देती है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, नेशनल असेंबली जो है 1789 से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना क्या करती है, शुरू करती है, और कॉन्स्टिट्यूशन को वो 1791 तक बना करके तैयार कर देती है। अब हमको समझना है कि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं और ये कैसी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती है। चलिए देखते हैं। तो 1789 तक, या फिर यूँ बोलें कि 1791 तक, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से ड्राफ्ट नहीं हो गया है, कम्प्लीटली ड्राफ्ट नहीं हो गया है, तब तक फ्रांस जो है बेसिकली एक मोनार्चियल गवर्नमेंट होता है। यानी कि वहाँ पे मोनार्चियल सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है तो सबसे पहले नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पूरे के पूरे फ्रांस को क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना देती है। कॉन्स्टिट्यूशनल
मोनार्ची। जो सिंपल मोनार्ची थी वो अब कैसी हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। यानी कि फ्रांस के जो मोनार्च हैं, जो किंग हैं, वो पहले क्या थे, बिल्कुल फ्री थे किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब से वो कोई भी डिसीजन लेंगे तो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो मतलब कि अब फ्रांस जो पहले मोनार्ची था अब कैसा हो गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया 1791 से। ठीक है, अब देखते हैं कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न कैसा कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हो गया है और थर्ड स्टेट के लोग जब स्टेट जनरल की मीटिंग में गए थे तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की बात कर रहे थे। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सबसे पहला होता है कि डेमोक्रेसी में वोटिंग होनी चाहिए। तो अब से क्या होगा कि वोटिंग्स होंगी, यानी कि वोटिंग होगा फ्रांस में। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये वोटिंग कैसे होता है। तो फ्रांस में क्या है कि फ्रांस में जो भी सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को वोटिंग करने का राइट मिलता है, लेकिन उस सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैसे, तो पहला देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का पहला मतलब प्रोविज़न क्या है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है कि कौन कौन वोटिंग देगा, मतलब किससे किसके पास वोटिंग राइट रहेगा। तो पहले हैं एक्टिव और दूसरे हैं पैसिव, यानी एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स आर दोज सिटीजन्स हु विल हैव द पावर टू राइट टू वोट, यानी कि जिसके पास वोटिंग का राइट होगा वो किस में आएगा, एक्टिव सिटीजन में आएगा, और जिसके पास वोटिंग का राइट नहीं होगा वो किस में आएगा, पैसिव सिटीजन्स में आएगा। एक्टिव सिटीजन्स के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। पहली टर्म एंड कंडीशन ये है कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, तीनों स्टेट के मेंबर्स इसमें आएंगे एक्टिव सिटीजन्स में। लेकिन उसके कंडीशंस क्या हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि उसकी एज 25 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स से अधिक होनी चाहिए। दूसरा, इन लोगों को टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स तो सभी लोग पे करते थे उस टाइम पे, लेकिन एक्टिव सिटीजन्स में वही सिटीजन आएगा जो कम से कम इतना टैक्स पे करता हो जितना वहाँ का जो लेबर है वो 3 दिन में कमाता है। यानी कि वहाँ का जो लेबर है उसको जो इनकम मिलता है उस 3 दिनों में, उस 3 दिनों की इनकम के बराबर अगर कोई भी सिटीजन जिसकी एज 25 ईयर से अधिक है अगर वो पे करता है टैक्स के फॉर्म में, तो वो कंसिडर किया जाएगा एक्टिव सिटीजन्स के फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि थ्री डेज ऑफ वेजेस ऑफ अ लेबर, कम से कम इतना वो क्या करता हो, टैक्स पे करता हो। ये 2 टर्म एंड कंडीशन थे। अब इसमें देखते हैं कि जिन लोगों की एज 25 ईयर से कम है, 25 ईयर से कम है, उन लोगों को माना गया पैसिव सिटीजन्स के फॉर्म में। यानी कि इसमें आ सकते हैं यूथ, आ सकते हैं। और दूसरे जो लोग 3 डेज ऑफ वेजेस ऑफ अ लेबर, इतना अगर पे नहीं कर रहे हैं टैक्स, तो उनको माना जाएगा पैसिव सिटीजन्स के फॉर्म में। और तीसरा जो था वो थे इसमें वुमेन। वुमेन चाहे टैक्स पे करें चाहे ना करें, वो फर्स्ट स्टेट की हों, सेकेंड स्टेट की हों, चाहे थर्ड स्टेट की हों, उनको कंसिडर किया जाता था पैसिव सिटीजन्स के फॉर्म में। तो फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ के सिटीजन्स को वोटिंग राइट दिए, लेकिन बोला कि एक्टिव सिटीजन्स के सामने वोटिंग राइट्स होंगे, पैसिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे, जिसमें वुमेन भी आएंगी, यूथ भी आएंगे। और जो लेबर, जो आर्टिशन या जो पीजेंट कम से कम वहाँ के लेबर के 3 दिनों के वेतन के समान, सैलरी के समान वो टैक्स पे करेंगे, उनको माना जाएगा एक्टिव सिटीजन्स। अदरवाइज वो क्या होंगे, पैसिव सिटीजन्स। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं।
मॉन्टेस्क्यू का नाम सुना था हमने, जिन्होंने 1750 के आसपास में एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन में डिवाइड किया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करके कंप्लीट किया था 1791 में, उसने भी फ्रांस के लिए गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन में डिवाइड किया था। देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। हल्का हल्का समझ लेते हैं कि ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या होता है, फिर समझते हैं कि फ्रांस में जो सिस्टम था ये कैसे वर्क कर रहा था। जुडिशरी का फंक्शन ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है। जिस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही मोनार्च को वर्क करना होता है, वहाँ पे जुडिशरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन को और बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, और ये भी चेक करती है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ठीक तरीके से फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है ये कैसे होता है ये समझते हैं, फिर समझेंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कैसे फंक्शन करती है। एक्टिव सिटीजन्स जो हैं, जिनके पास वोटिंग राइट्स होता है, ये लोग 2 लोगों को वोट करके सेलेक्ट करते हैं। पहला तो ये लोग वोट करके जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं, और दूसरा वोटिंग करके ये लोग इलेक्टर्स, जो एक बॉडी होती है, उसका ये लोग अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी उसको ये लोग अपॉइंट करते हैं। इलेक्टर्स कौन है? तो इलेक्टर्स एक ऐसी बॉडी है जो क्या करेगी कि फ्रांस के लेजिस्लेचर के लिए मेंबर्स को अपॉइंट करेगी वोट करके। इलेक्टर्स भी वोट करती है, और इलेक्टर्स वोट करके फ्रांस की जो लेजिस्लेचर, जिसको नेशनल असेंबली बोला गया है, नेशनल असेंबली को ये लोग क्या करते हैं, उसके मेंबर्स को ये लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं इलेक्शन के थ्रू। फिर से समझते हैं, एक्टिव सिटीजन्स लोगों के पास वोटिंग राइट्स होता है, और ये लोग वोटिंग करके जुडिशरी को अपॉइंट करते हैं और साथ में इलेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं वोटिंग के ही थ्रू। ये इलेक्टर्स आगे चल के वहाँ के नेशनल असेंबली के लिए वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को ये लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं वोटिंग के ही थ्रू। तो लेजिस्लेचर का काम होता है किसी भी कंट्री के लिए लॉ को बनाना, यानी कि नेशनल असेंबली इज द बॉडी विच मेक लॉज फॉर द इंटायर नेशन। नेशनल असेंबली का अपॉइंटमेंट इलेक्टर्स के द्वारा होता है वोटिंग के थ्रू, और नेशनल असेंबली का काम है फ्रांस के लिए लॉ बनाना। यानी कि कोई भी लॉ अगर बनाना है तो नेशनल असेंबली जब तक उसको पास नहीं करेगी तब तक वो लॉ नहीं बन सकता है। एग्जीक्यूटिव क्या है? तो हमने देखा था कि फ्रांस जो पहले मोनार्ची था, अब कैसा हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची हो गया। तो एग्जीक्यूटिव में कौन आएंगे? तो एग्जीक्यूटिव में आएंगे वहाँ के किंग लुईस 16 और उनकी मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्टर्स। एक्टिव सिटीजन्स किंग और मिनिस्टर्स को वोट नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग उनको वोट करेंगे इनडायरेक्टली जो लोग पूरे के पूरे इंटायर नेशन के लिए क्या करने वाले हैं, लॉ बनाने वाले हैं। किंग और मिनिस्टर्स के ऊपर कंट्रोल होता है किसका? तो नेशनल असेंबली का, क्योंकि नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमको मोनार्च के पावर को क्या करना है, कंट्रोल करना है। इसलिए नेशनल असेंबली का पूरा कंट्रोल था मिनिस्टर्स पे और किंग पे। किंग को कोई भी डिसीजन लेना है तो उनको जो भी डिसीजन लेंगे उस डिसीजन को नेशनल असेंबली से पास होना जरूरी है, और बिना पास किए हुए ये उसको पूरे के पूरे इंटायर नेशन में इम्पोज नहीं कर सकते हैं, लागू नहीं कर सकते हैं। तो जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना, लेजिस्लेचर का काम है पूरे के पूरे इंटायर नेशन के लिए लॉ बनाना, और
एग्जीक्यूटिव का काम है ये जो लॉ बनाया गया है उसको पूरे इंटायर नेशन में क्या करना, इम्पोज करना, लागू करना। जुडिशरी ये भी चेक करती है कि नेशनल असेंबली जो लॉ बना रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। इसी को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना है कि किंग के पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर यानी कि ये कुछ मामलों में नेशनल असेंबली के डिसीजन को क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं अपने वीटो पावर के थ्रू, लेकिन वो कुछ ही मामले में होता है, हमेशा नहीं हो सकता है। इनके ऊपर कंट्रोल रहेगा नेशनल असेंबली का और मिनिस्टर्स के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा नेशनल असेंबली का। ये पूरा का पूरा वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी था पूरे के पूरे फ्रांस का, जो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। अब देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया है उसमें और भी कौन कौन सी बातें हैं। तो अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में बन के तैयार हो गया था तो अमेरिका ने अपने लोगों को कुछ इंडिविजुअल राइट्स दिए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए थे, जिसमें राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, और भी अगर देखें हम लोग तो इक्वालिटी बिफोर लॉ सभी को दिया हुआ था। इन सब का मतलब क्या है, हल्का हल्का हम लोग समझ लेते हैं। राइट टू लाइफ मतलब हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार है, यानी कि वो जो कुछ भी सोचता है उसको वो इजीली क्या कर सकता है, लोगों तक डिलीवर कर सकता है किसी भी मीडियम के थ्रू, या तो बोल करके, या तो लिख करके किसी आर्टिकल्स में, या फिर कैसे भी करके। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से बहुत सारे जो वहाँ पे एडिटर्स होते हैं वो जब अपनी बातों को न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं तो किस तरीके से उन लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता है। गिलोटिन के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ को अगर आप थोड़ा सा समझ लें, इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि ईच एंड एवरी पर्सन शैल बी इक्वल इन द आइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में हर एक व्यक्ति क्या होगा, वो इक्वल होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के समक्ष वहाँ पे जो लॉ होगा उसके समक्ष, उसके सामने सभी लोग क्या होंगे, बराबर होंगे। इतना बताया गया है। लेकिन देखिए एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, यहीं पे इक्वालिटी को देखने को मिल गया है कि एक्टिव सिटीजन्स जो हैं उनके पास वोटिंग राइट्स है और पैसिव सिटीजन्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ भी चल रहा है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट किया गया था। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 से पहले अगर हम देखें तो उस टाइम पे सोसाइटी जो एग्जिस्ट करती थी वो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उसमें बहुत बड़े चेंजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं।